कहानी का शीर्षक है जीने की राह। अदिति व मंजरी घनिष्ठ सहेलियां थीं। दोनों ने बचपन से ही एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तत्पश्चात एक ही महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी की थी और संयोगवश दोनों ही कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर कार्य कर रही थी। अदिति साइंस की व्याख्याता थी और मंजरी अंग्रेजी साहित्य की। दोनों सखियों का एक दूसरे के घर खूब आना जाना था। अदिति के पापा सरकारी ऑफिसर थे और मंजरी के पापा सेशन जज थे। अदिति मंजरी की मम्मी से खूब घुली मिली थी, किंतु उसे एक बात बहुत ही खलती थी कि मंजरी की मम्मी कभी हंसती नहीं थी, हमेशा चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। उसने कई बार अपनी बातों से उन्हें हंसाने का भी प्रयास किया, किंतु हल्का सा मुस्कुराकर वो वहां से टल जाती थी। मंजरी की मम्मी एक अति साधारण व्यक्तित्व वाली महिला थी। गहरा श्याम वर्ण, छोटी छोटी आंखें, चपटी नाक व मोटे होंठ एवं फैली पसरी देहयष्टि। ईश्वर ने उन्हें सुंदरता प्रदान करने में बहुत ही कंजूसी बरती थी। शायद इसीलिए परिवार में भी बेहद उपेक्षित थी। उनकी बेटियां भी माँ की विशेष परवाह नहीं करती थी और अंकल को तो उसने उनसे बात करते कभी देखा ही नहीं। एक बार बहुत पहले उसने आंटी से पूछा था कि आंटी, आपका मायका कहाँ है? आप कभी जाती क्यों नहीं? तो सदैव की भांति वो बात टालकर खिसक गई थी। अब चूंकि अदिति व मंजरी बड़ी हो गई थी और सब बातें समझने लगी थी, तो एक दिन अदिति ने आंटी की आंखों में आंसू देखकर उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठाकर कहा कि आंटी, आज तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगी कि क्या कारण है, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? कल्याण जी, मंजरी की मम्मी ने कहा, बेटा, आज मेरा मन भी तुम्हें सब कुछ बताने को कह रहा है। सुनो, मैं अपने बड़ों की गलती का परिणाम भुगत रही हूँ। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था। मैं अपने माता पिता की छठी संतान थी। ऊपर से ईश्वर ने रूप रंग से वंचित रखा था, सो सबकी उपेक्षा की शिकार रही। 10 वर्ष की होते होते माता पिता को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी। मुझे घर में सब अभागी व कुलक्षणी समझते थे। किसी रिश्तेदार ने बताया कि पास के गांव के चौधरी रामलाल अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पिताजी चाचा जी के साथ वहां गए और मेरे रूप, रंग, काम काज व स्वभाव की तारीफों के पुल बांधकर उन्हें निमंत्रित कराए। चौधरी रामलाल अति उग्र स्वभाव के नादिर शाह किस्म के व्यक्ति थे। सब उनसे दूर की ही राम राम रखते थे। परिवार वाले तो उनके पास जाने से भी डरते थे। उनका लोहे का कारोबार था। कहते हैं कि एक बार उनकी दुकान पर एक गंधी आया। गंधी जो कि इत्र की शीशियां संदूकची में रखकर गांव-गांव जाकर बेचते हैं। गंधी चौधरी साहब को तरह तरह के इत्र दिखा रहा था और कीमत भी बताता जा रहा था। चौधरी साहब की निगाह कोने में रखी एक इत्र की शीशी पर पड़ी। उन्होंने गंधी से पूछा, ये कौन सा इत्र है? उसने सीधेपन से जवाब दिया कि चौधरी साहब, ये इत्र आपके बस का नहीं है, बहुत महंगा है। सुनते ही चौधरी साहब को इतनी जोर का गुस्सा आया कि गंधी से कहा, पहले ये इत्र दिखा। और उसके दिखाने पर शीशी खोलकर अपने जूते उतारकर उन्होंने सारा इत्र अपने जूतों में उड़ेल दिया और उस गंधी से बोले, साले, तूने मुझे क्या समझा है? भाग ले यहाँ से और इस गांव में कभी शक्ल मत दिखाना। बेचारा अपनी संदूकची भी छोड़कर उल्टे पांवों भाग लिया। सुना था कि खाना खाते समय पसंद की सब्जी ना होने पर मुंह पर थाली फेंक कर मारते थे। माँ ने जब सुना कि चौधरी साहब को रिश्ते के लिए निमंत्रित किया है, तो पिताजी को बहुत मना किया। यहाँ तक कहा कि शेर की मांद में हाथ डालने जा रहे हो। पिताजी ने शेखी से कहा कि तू मेरे जलवे देखती जा, मैं कोई कम हूँ क्या? नियत दिन चौधरी साहब, उनकी पत्नी व बेटी हमारे यहाँ पधारे। मेरे पिताजी ने मेरे मामा जी की बेटी, जो कि अति सुंदर, सुशील व वाक्पटु थी और छठी क्लास में पढ़ रही थी, मेरी जगह उसको दिखा दिया।
वो लोग रिश्ता पक्का कर गए। सब कार्य बड़ी राजी खुशी संपन्न हो गया। विवाह का मुहूर्त निकलवाया गया। नियत समय पर बारात आई। फेरे हो गए। पिताजी ने बड़ी निश्चिंतता की सांस ली और कहने लगे, योजना सफल हो गई, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु फेरों के पश्चात जब मांग भरने का समय आया तो दूल्हे की बहन ने दूल्हे की सहायता करने हेतु मेरा घूंघट थोड़ा उठाकर मांग टीका एक तरफ करते हुए मेरे मुंह पर नजर डाली तो एकदम चीख पड़ी कि ये वो लड़की नहीं है जो हमें दिखाई गई थी। मेरे पिताजी ने सोचा था कि बारात में कोई महिला तो होगी नहीं, क्योंकि उन दिनों महिलाएं बारात में जाती ही नहीं थी और पुरुष कोई घूंघट उठाएगा ही क्यों। घर जाकर देखेंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकेगा। एकदम सारा पासा पलट गया, क्योंकि दूल्हे की बहन जिद करके बारात में आई थी और उसने दुल्हन को देखा हुआ था। अब तो बारात में हंगामा मच गया। चौधरी साहब चीखते हुए बोले कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, हम अभी बारात वापस ले जाते हैं, हम यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। चौधरी साहब के बड़े भाई ने काफी मंत्रणा करके कहा कि या तो लड़की को यहीं छोड़ चलो, बिना दुल्हन के बारात जाएगी और लड़की जिंदगी भर मायके में रहेगी, या फिर लड़की को जिंदगी भर मायके मत भेजो, घर के एक कोने में पड़ी रहेगी, दिन भर काम करेगी एक नौकरानी की तरह। चौधरी ने पिताजी को बुलाकर अपना निर्णय सुना दिया। पिताजी ने सोचा, लड़की यहाँ रही तो ये लोग उसे कभी नहीं बुलाएंगे, अगर ससुराल रही तो शायद इनका गुस्सा ठंडा हो जाए और सारा मामला सही हो जाएगा। उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि शास्त्रानुसार अब ये लड़की आपकी हो गई, आप इसके साथ चाहे जो बर्ताव करें, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जिंदगी भर इससे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। और इस प्रकार मेरा ससुराल में आगमन हुआ। जैसी की संभावना थी, ससुराल में मेरा इतना तिरस्कार हुआ कि बता नहीं सकती। रहने को एक अलग कोठरी दे दी। सारा दिन घर का काम करते करते कमर टूट जाती थी। मेरी उम्र उस समय 11 वर्ष थी। साल में 4 धोतियां पटक दी जाती थी कि इनसे गुजारा करो। खाने को बचा खुचा भोजन दिया जाता था। काली माई कहकर संबोधित करते थे। इधर मंजरी के पापा पुरुष सौंदर्य का अद्वितीय नमूना है, तुमने तो देखा ही है। एकदम गोरा चिट्टा रंग, लंबा कद, एकदम तीखे नयन नक्श, वाणी में गंभीरता। इन्हें अपने रूप सौंदर्य का अत्यधिक गर्व था। पढ़ाई में इतने तेज कि परीक्षाओं पर परीक्षा पास करते हुए इतने उच्च पद पर पहुंच गए। मेरे से तो इनका संपर्क सिर्फ क्षुधा तृप्ति का था। परिणाम स्वरूप ये 4 बेटियां हो गईं। कोड़ में खाज, घर में मैं और भी तिरस्कृत होने लगी। किंतु ईश्वर ने एक कृपा की थी कि ये 4 लड़कियां अपने पिता पर गई थी, मुझ पर एक भी नहीं है। बेटियों ने हमेशा मेरा तिरस्कार होते देखा था, सो सोचा कि ये तो तिरस्कार करने योग्य ही है। इन्होंने भी कभी सम्मान नहीं किया। अदिति बड़ी खामोशी से सारी कहानी सुने जा रही थी। उसने पूछा, आंटी, आपके मायके वालों ने भी कभी आपको नहीं पूछा? कल्याण जी ने कहा, बेटा 1-2 बार प्रयास किया था, किंतु मुंह की खानी पड़ी, सो मुझे राम भरोसे छोड़ दिया। चौधरी साहब और उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तुम्हारे अंकल हैं तो उसी बाप के बेटे। मुझे सख्ती से कह दिया कि अपने मायके जाने की सोचना भी मत, ना तो वो कोई यहाँ आएंगे और तेरा तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। आज मुझे बाहर वाले सब इस घर की नौकरानी ही समझते हैं। तुम्हारे अंकल यही कहते हैं कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं दूसरी शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ। बेटी अदिति, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे मायके में कौन कौन है और किस स्थिति में है। मैं तो सबकी शक्लें भी भूल गई हूँ, बस सिर्फ धुंधली यादें ही बाकी हैं। अदिति ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, आंटी, जमाना बहुत बदल गया है। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, बिना गुनाह किए ही जिंदगी भर की सजा काट रही हैं। अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
अगर महिला में आत्मशक्ति का अभाव है तो सामने वाला उसे दबाता चला जाता है और उसकी कमजोरी का लाभ उठाता है। नारी का डर ही सामने वाले की ताकत बन जाता है। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, तो दूसरा व्यक्ति इसका खूब लाभ उठाता है। जुल्म करना पाप है, किंतु जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। किंतु आपको तो बचपन से ही डराया गया है। मुझे अफसोस है कि अंकल ने भी आपको कभी नहीं समझा। क्या बाहरी सौंदर्य ही सब कुछ है? आपका आंतरिक सौंदर्य लाखों महिलाओं से अधिक कीमती है। इस दृष्टि से उन्होंने कभी नहीं देखा। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास की नींव पर ही दृढ़ होता है। ये कैसा रिश्ता है जिसमें लोग लेना ही लेना जानते हैं, देने के नाम पर शून्य? आपने कभी आवाज नहीं उठाई और किसी ने आपका साथ नहीं दिया, इसीलिए आपकी ये हालत हो गई। आंटी, मैं कल आऊंगी, आप तैयार रहिएगा, अपने को एक जगह जाना है। कल्याणी जी ने कांपते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारे अंकल को पता लग गया तो वो मेरा भुर्ता ही बना देंगे। अदिति ने उठते हुए कहा, अरे आंटी, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। दूसरे दिन नियत समय पर अदिति आई और कल्याणी को एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर में ले गई। पार्लर की संचालिका को सब कुछ समझाकर 2 घंटे के बाद वापस आने को कह गई। वापस आने पर अदिति कल्याणी जी की काया पलट देखकर चकित रह गई। स्वयं कल्याणी जी को अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका काया परिवर्तन हो चुका था। कल्याणी जी बेहद डरी हुई थी, किंतु अदिति उनमें निरंतर आत्मविश्वास भर रही थी। बेटियां मां को देखकर प्रसन्न हुई, किंतु शाम को श्याम बाबू ने व्यंग किया, कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी? कल्याणी जी ने बड़ी लड़की की तरफ इशारा किया और वहां से खिसक गई, किंतु जज साहब को ये सब अच्छा लगा। अब अदिति ने कल्याणी जी के मायके वालों का पता लगाने का प्रयास किया। कल्याणी जी को सिर्फ गांव का नाम मालूम था। हाड़ौती के एक गांव में श्याम बाबू के गांव से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर उनका मायका था। बस इतना ही पता लग सका। अदिति ने कॉलेज में अपनी कक्षा में लड़कियों से पूछा, ये सोचकर कि शायद कोई उस क्षेत्र की हो। संयोगवश एक लड़की उसी गांव की थी। उसने बताया कि चौधरी परमेश्वर लाल का घर हमारे घर के निकट ही है। चौधरी साहब का तो निधन हो चुका है। उनकी पत्नी व 2 बेटे वहीं रहते हैं। बाकी उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अदिति ने पूछा कि क्या उनका फोन नंबर मुझे मंगवा कर दे सकती हो? उसने तीसरे दिन ही चौधरी साहब के बेटे का फोन नंबर अदिति को लाकर दे दिया। अदिति ने कल्याणी जी के भाई सुनील से फोन पर बात की और उसे सारी स्थिति बताई और कहा कि तुम्हारी बहन तुम लोगों से मिलने के लिए मछली की तरह तड़प रही है। भाई भी करुणा विगलित हो गया और बहन से मिलने की इच्छा प्रकट की। अब प्रश्न ये था कि कैसे मिला जाए। ना तो कल्याणी जी मायके जा सकती थी और ना ही वे लोग उनके घर आ सकते थे। क्या किया जाए? अंत में अदिति ने सुझाव दिया कि रविवार को अंकल बाहर जा रहे हैं, आप माँ को लेकर आ जाइए। मैं राम निवास बाग में आंटी को घुमाने के बहाने लाने की व्यवस्था कर लूंगी। और ऐसा ही हुआ। कल्याणी जी माँ, भाई व भाभी को देखकर खूब ही रोई और माँ ने बेटी को कलेजे से लगाकर अपनी आत्मा को तृप्त किया। अब कल्याणी जी में काफी साहस आ गया था और उनके भाई भतीजों ने भी घर में कभी कभार आना जाना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन जज साहब से भाई की मुलाकात हो गई। उसके जाने के पश्चात उन्होंने कल्याणी से पूछा कि ये कौन था और क्यों आया था? कल्याणी जी ने धड़कते दिल से कहा, मेरा भाई था और मुझसे मिलने आया था। ये सुनकर जज साहब का पारा चढ़ने लगा तो कल्याणी बड़े आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, सुनिए जज साहब, आप सारी दुनिया का न्याय करते हैं, फिर मेरे साथ ही ये नाइंसाफी क्यों? हर जुर्म की सजा की अवधि होती है। फिर मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं। मैं तो बिना जुर्म ही आजन्म कारावास की सजा काट रही हूँ। मैंने क्या जुर्म किया था?
अगर किया भी तो मेरे पिताजी ने आपके पिताजी के साथ धोखाधड़ी का जुर्म किया था। उन्होंने भी आजीवन सजा काटी, अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखा। किंतु मैं किस प्रकार अपराधिन हुई? सारी जिंदगी आपके यहाँ बिना वेतन की नौकरानी बनकर घिसती रही हूँ। आप लोगों ने बेजुबान जानवर की तरह मेरा प्रयोग किया। बस बहुत हुआ। अब आप जानो और आपकी गृहस्थी जाने। मुझे मुक्ति दो। मैं अपने मायके जा रही हूँ, कभी ना आने के लिए। अब तो आप स्वयं ही मुझे लेने आएंगे तो मैं आऊंगी, अन्यथा नहीं आऊंगी। आज जज साहब की आंखें खुली और उन्हें लगा कि वास्तव में इसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। धीरे से गर्दन झुकाकर बोले, कहो कब लेने आऊं? कल्याणी जी की आंखों में हर्ष के मोती छलकने लगे। उन्होंने मन ही मन अदिति को धन्यवाद दिया कि उसने इन्हें जीने की राह दिखाई।